तुम्हें पता है शादी की रात क्या होता है? शौहर कमरे में उते ही अपनी बीवी के साथ चिपक कर इतना कहकर मेरी सहेली जोर से हंसी थी और साथ ही दूसरी सहेलियां भी हंस पड़ी थी। मैंने हैरत से इन सबको देखा और कहा कि क्या होता है। मुझे तो शादी की अल्फ बे भी मालूम नहीं थी। मैं तो बस अब तक शादी के नाम पर ही चल रही थी और इस बात से मेरी दोस्तें भी अच्छी तरह वाकिफ थीं। इसीलिए अब वो मुझे वक्फे वक्फे से छेड़ रही थीं। मेरी एक सहेली कहने लगी, जब शौहर तुम्हारे पास हुएगा और धीरे से तुम्हें हाथ लगाएगा तो तुम्हारे मन में गदगदाहट पैदा होगी, फिर वो तुम्हारी जीवर उतारेगा और फिर। दोस्त की बात सुनकर ही मैं शर्म से गुलाबी पड़ गई तो दूसरी दोस्त ने उसे ठोका मारा और कहने लगी, थोड़ा आहिस्ता बोलो, चाचा बाहर ही खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी बातें सुनकर जज्बाती हो जाए और चाची को पकड़कर कमरे में ले जाए। मेरी दोस्तें मेरे ओबा को चाचा कहा करती थीं और उसकी बात पर फिर सारी दोस्तें खुलकर हंस दी थीं और मैं अपने ओबा के बारे में ऐसी बात सुनकर मजीद शर्मिंदा हो गई थी। मैंने इन सबको डांटा और कहा कि फजूल बातें न करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी बस एक कमरे में रहते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। मेरी बात पर इन सब ने एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखा और फिर धीरे धीरे मेरी शादीशुदा सहेलियां मुझे हमबस्तरी का तरीका बताने लगे और मैं शर्म और घबराहट से लाल पड़ती जा रही थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसा कुछ भी होता होगा। मेरे लिए तो ये घड़े गड़िया का खेल जैसा ही था। मैं सिर्फ 16 साल की थी और मैं ज्यादातर गड़े गड़िया की शादी का खेल ही रचाया करती थी। फिर अबा ने अचानक मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे लगा कि ये भी कोई गड़े ही रचाया करती थी, गड़िया जैसी शादी होगी। लेकिन जब मेरी शादीशुदा सहेलियों ने मुझे बताया कि शादी की रात दरअसल किया होता है तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन फिर अपनी उम्र की वजह से मुझे ये सोचकर खुशी भी महसूस हुई कि मेरी जिंदगी तब्दील होने वाली है। मेरी दोस्तों ने जब मुझे सब कुछ बता दिया तो फिर मेरी एक दोस्त मेरे करीब हुई और कहने लगी, पहली रात ही शौहर को काबू कर लेना, अपनी मोहब्बत में उस तरह बांधना कि फिर उसे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई न दे। सहाग रात बहुत खास रात होती है और उसी रात है को बीवी को चाहिए कि शौहर के दिल में उतर जाए। एक बार वो तेरी खूबसूरती का दीवाना हुआ तो फिर हमेशा के लिए तेरा गुलाम हो जाएगा। मैं बस अपनी दोस्त की बात सुनकर रह गई थी। मैंने तो अब तक अपने होने वाले शौहर को देखा भी नहीं था। अलबत्ता मुझे इतना यकीन जरूर था कि मेरी खूबसूरती के आगे कोई भी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। रात के वक्त सादगी से मेरी बारात आई और अबा ने मुझे सादगी से ही रुखसत किया, क्योंकि हम गरीब लोग थे और हमारे घर तो रिश्ता हो जाना ही बड़ी बात थी। फिर रिश्ता भी अच्छे और अमीर घराने से आया था। उसी लिए अबा ने बिल्कुल देर नहीं की और रिश्ता होते ही हफ्ते भर में मुझे रुखसत कर दिया। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के कमरे में पहुंची और एक एक चीज को हैरत और गौर से देखने लगी। मैंने कभी इतनी कीमती चीजें नहीं देखी थीं। काफी देर गुजर गई लेकिन मेरा शौहर कमरे में ना आया तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैं उठकर यहाँ वहाँ टहलती रही और फिर ऐसे ही मैंने शौहर की अलमारी खोल ली। उससे पहले कि मैं शौहर की चीजों को हाथ लगाती, कमरे का दरवाजा खुला और शौहर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे अपनी अलमारी के पास खड़ा देखा तो बहुत बड़ी तरह से चीख कर कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की, मेरी किसी चीज को हाथ ना लगाना। मैं हैरत से अपने ऊंचे लंबे पूरे शौहर को देख रही थी जो शादी की रात मुझ पर उस तरह चीख रहा था जैसे मैं कोई मुलाजमा हूँ। मैंने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया था, बस उसकी अलमारी ही तो खोली थी, मगर वो तो जैसे दीवाना होने लगा। मैं जल्दी से डरी सहमी बस्तर पर बैठ गई और अपने आप में समझ गई। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे शौहर का मिजाज तो पहले ही खराब हो गया था। शादी से पहले मेरी सास ने बताया था कि उन्हें का बेटा बहुत सीधा सादा शरीफ है, अपने काम से काम रखता है, ज्यादा किसी से मिलता जलता नहीं है, घर में भी अपने कमरे में ही बंद रहता है। लेकिन मेरे शौहर की चीखों ने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मैं कपकपाती हुई बैठ गई थी। कुछ देर मेरा शौहर एक जगह खड़ा रहा और फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे उससे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। दोस्तों की बताई हर बात मैं भूल चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी तरह मैं उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाऊं, लेकिन फिर अचानक ही उसका लहजा तब्दील हुआ और वो माजरत करते हुए कहने लगा, दरअसल मेरी कीमती चीजें भी अलमारी में होती हैं, कारोबार की फाइलें भी, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैं अपनी अलमारी में किसी को हाथ नहीं डालने देता, मुझे माफ कर दो। शौहर ने अचानक ही हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी तो मैं शर्मिंदा भी हुई और परेशान भी। मैंने जल्दी से कहा कि अब मुझसे माफी तो न मांगे, मेरी गलती थी, मुझे उते ही बगैर पूछे अब की चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए था। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर के चेहरे पर मसनूई सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपनी जेब से डब्बा निकाला जिसमें खूबसूरत सा चीन लाख था।
वो मुझे बिना दिखाए में उसे पेश करने लगा तो मैंने भी फरमाइश कर दी कि मुझे अपने हाथों से पहना दो। ये सब मुझे मेरी दोस्तों ने ही सिखाकर भेजा था कि शौहर को अपने करीब करने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए उसके करीब होने की कोशिश करना। मेरे शौहर ने चीन निकाली और जैसे ही मेरे गले में पहनाने के लिए अपने हाथ मेरी गर्दन के करीब किए तो उसके हाथ कपकपाने लगे और उसके हाथ इस कदर कपकपा रहे थे कि चीन पहनाना भी नामुमकिन हो गया था। मैं हैरत से अपने लंबे चौड़े शौहर के कांपते हाथों को देख रही थी। फिर उसने वो चीन वापस डब्बे में रखी और पीछे हट गया। 2-4 कदम पीछे हुआ और कहने लगा, तुम उसे खुद ही पहन लो, और खुद तेजी से वॉशरूम में चला गया। मैं तो शौहर की इस हरकत पर पूरी तरह ही हैरान रह गई। पहले उसका अलमारी खोलने पर बिलावजा चीखना और अब चीन पहनाने पर इस तरह कांपना। खैर, मैंने वो चीन ऐसे ही डब्बे में डालकर रख दी और खुद अपने जेवरात वगैरह उतार के अपने कपड़े तब्दील कर लिए। काफी देर गुजर गई। फिर मेरा शौहर वॉशरूम से बाहर निकला। मैं कमरे में ही कपड़े भी तब्दील कर चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो अपनी नजरों का जाविया बदल लिया और फिर उस तरह दूसरी करोट होकर लेट गया जैसे मैं कमरे में मौजूद ही ना हूं। उसके उस अंदाज पर मेरा दिल जल गया। न उसने मेरी कोई तारीफ की थी, न कोई ख्वाहिश बयान की थी, न ही मुझे हाथ लगाया था। वो तो बस सोने के लिए लेट गया था। ये कैसी शादी थी, ये कैसा रिश्ता था। मेरी दोस्तों ने तो मुझे सुहाग रात की कोई और ही कहानी सुनाई थी। मैं कम उम्र जरूर थी लेकिन बेवकूफ हरगुज भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है। मैं खुद बस्तर पर बैठी और अपने दोस्तों के कहे के मुताबिक मैंने अपने शौहर के बाजों पर हाथ रख दिया और आहस्तगी से उसे पुकारा, हारिस किया, अब आज की रात भी सो जाएंगे क्या? आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है? मुझे तो मेरी सहेलियों ने बताया था कि शादी की रात शौहर बीवी पर फरीफ्ता हो जाता है। मेरे बाजू पर हाथ रखने से वो एकदम करंट खाकर पुलटा और फिर मेरा हाथ हटाकर कहने लगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ, तुम भी आज की रात सो जाओ। और फिर उसने अपने मोना तक चादर दानी और कुछ ही देर बाद उसके खराटे कुएं में गूंजने लगी। थकी हुई तो मैं भी बहुत ही, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल वसवसों का शिकार हो रहा था। क्या मेरा शौहर इस शादी पर खुश नहीं था? क्या जबरदस्ती मुझे उसकी जिंदगी में शामिल किया गया था? मैंने एक नजर शाहाना कमरे पर डाली और सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब लड़की से एक अमीर खूबसूरत लड़का क्यों शादी करना चाहेगा। हो सकता है कि ये शादी मेरी सास ने अपनी पसंद अपनी मर्जी से करवा दी है। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई और फिर जब मैं सुबह अपने घर गई तो मेरी शादीशुदा सहेलियां मेरे उने की खबर पर फौरा दौड़ी चली आई और फिर कोई मेरे हाथों को पकड़कर चेक करता तो कोई मेरी गर्दन को। कुछ देर गुजरी तो फिर वो सब मुझसे पूछने लगी कि कल रात क्या हुआ, हमें भी तो कुछ बताओ। मैं उस कदर परेशान थी कि रोने लग गई। मुझे रोता देखकर मेरी एक सहेली ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुझसे पूछने लगी, बताओ तो हुआ क्या है? जो कुछ रात हुआ था मैंने उन्हें तफसील से बता दिया। ये सुनकर हुआ क्या है? जो कुछ रात हुआ था मैंने उन्हें तफसील से बता दिया। ये सुनकर मेरी सब शादीशुदा सहेलियां पहले तो परेशान हो गई, फिर एक कहने लगी, फिक्र ना करो, सालिहे अक्सर मर्द शादी की रात घबराते हैं। जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ नया है ऐसे ही उनके लिए भी नया होता है। 1-2 दिन इंतजार करो, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम उसकी बेवी हो, उसके साथ एक बस्तर पर रहती हो, कब तक मना फेरेगा? उन सब ने मेरा ध्यान बटा दिया। फिर मेरी एक सहेली दोपहर के वक्त बाजार जाकर आई तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने वो थैली मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगी, रात को उसे पहन लेना, फिर देखना तुम्हारा शौहर कैसे खुद ब खुद तुम्हारी झोली में औंकर करेगा। मैंने हैरत से वो थैली खोली तो शर्म से मेरी नजरें झुक गईं। वो जिस तरह का लिबास मेरे लिए लाई थी वैसे तो मैंने 1-2 बार सिर्फ फिल्मों में देखा था, कभी उसे पहनने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने फौरा उसे शापर वापस किया और कहा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मेरी सहेली ने मेरे सर पर चुपत लगाई और कहने लगी, महल्ले के सामने नहीं पहननी, अपने शौहर के सामने पहननी है, देखना फिर कैसे वो खुद अपने जज्बात से मजबूर होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। वो छोटी सी शापर थी। जबरदस्ती सहेली ने उसे मेरे परस में डाल दिया और फिर शाम के वक्त में वापस अपने ससुराल लौट आई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठाया और कहने लगी, हमारा हारिस बहुत सीधा और शरीफ है, दूसरे लड़कों की तरह न इसमें चालाकी है और न ही वो शौक व चंचल है। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत से बदल लेना। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे दूसरे बच्चों की तरह हंसे बोले और खुश रहे, लेकिन वो अपने अप में ही रहता है। सास की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई और अपने शौहर का रात वाला रवैया भी समझ अगिया शायद वाकई ही वो दूसरों से मुख्तलिफ थे और मुझे ही उन्हें उनके खूल से बाहर निकालना था। रात होते ही मैंने अपनी दोस्त की लाई हुई नाइटी पहन ली और खूब सारा परफ्यूम स्प्रे कर लिया।
कुछ देर बाद जब हारिस कमरे में आए तो मुझे देखकर दरवाजे पर ही ठटक कर रख गए। मैंने धीरे से मुस्कुराकर उन्हें देखा तो उन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक किया और फिर मेरे करीब होकर कहने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने अपने बाजू अपनी शौहर की गर्दन में डाल दिए और अपने पैरों को उनके पैरों पर रखकर थोड़ा ऊंचा हुई, क्योंकि मेरा कद उनसे काफी छोटा था। मैं चाहती थी कि आगे बढ़कर उनके होंठों को चौम लूं। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे सख्ती से कहा था कि शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी को पहल करनी होगी। लेकिन जैसे ही मैं हारिस के इतने नजदीक हुई, मेरे शौहर कपकपाने लगे और फिर तेजी से उन्होंने मुझे खुद से अलग कर दिया और वॉशरूम में चले गए। मुझे शौहर से इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह उन्होंने मेरी तारीफ की थी, मुझे लगा था कि आज की रात हमारी सुहाग रात होगी। लेकिन एक दफा फिर वो घंटे भर के लिए वॉशरूम में कैद हो गए थे और जब वापस निकले तो उनकी हालत कुछ अजीब हो रही थी। आंखें सर्ख थी और बहुत थकन हो रही थी, उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, जबकि जब वो कमरे में आए थे तो बिल्कुल फरेश थे। वो थके हारे से बस्तर पर बैठ गए और एक दफा फिर मुझे नजरअंदाज कर गए। मैं खुद से उनके कदमों में बैठ गई, उनके हाथों को चौमने लगी और फिर मैंने इनसे कहा कि हारिस इससे ज्यादा मुझे मत आजमाए में और सब्र नहीं कर सकती। हारिस ने धीरे से मुझे पीछे किया और कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और सोना चाहता हूँ। कल रात वाला जुमला उन्होंने फिर से दोहराया था और फिर आंखें बंद करके लेट गए थे। मैं कुछ देर जबरदस्ती उनके वजूद पर हाथ फेरती रही, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं और उन्हें मुझ में कुता कोई दिलचस्पी नहीं है तो मेरा दिल टूट गया। मैंने भी मन फेरा और खामोशी से लेट गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शादी से पहले तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि शादी के बाद होंगे क्या होता है, लेकिन निकाह के बाद खुद ब खुद मेरे दिल में जज्बात पैदा होने लगे थे और अब मेरा दिल चाह रहा था कि हारिस आगे बढ़कर मुझे अपने बाजों में कैद कर लें, मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसाएं और मेरे जज्बात को ठंडा कर दें। लेकिन दूसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई थी और कुछ न हुआ था। अगले दिन हारिस दफ्तर के लिए चले गए। उनका कारोबार था जिसे वो खुद संभालते थे। उनके बहन भाई सब अमेरिका में रहते थे, जबकि हारिस के साथ यहाँ उनकी उम्मा रहती थी। उसके जाते ही मेरी सहेलियों के फोन आना शुरू हो गए। सब मुझसे यही पूछ रही थी कि रात कुछ हुआ या नहीं, और फिर मैंने सबको बता दिया था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मेरी एक दोस्त कहने लगी कि ये तो अजीब सा आदमी लगता है, मर्द तो बीवी को देखते ही बेकाबू होने लगते हैं। मेरे वाले ने तो शादी की रात एक लम्हे के लिए भी मुझे सोने नहीं दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और मामला हो। दोस्त की बात सुनकर मैं चौंकी और कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं अपने शौहर की मनपसंद बीवी नहीं हूँ, शायद वो किसी और को पसंद करते होंगे। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे सालहा, अक्ल से काम लो, सिर्फ यही एक मामला नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब किया कहना चाहती हो। मेरी दोस्त कहने लगी, मुर्द किसी और को पसंद करता हो तो भी अपनी बीवी को नहीं बख्शता। रात के अंधेरे में तुम दोनों के बीच क्या हुआ वो उसकी महबूबा को थोड़ी पता चलेगा, लेकिन अगर फिर भी उसने तुम्हारी वजूद से नजर चराई है तो यकीना कोई और बात होगी। फिर तुम ही तो कह रही हो कि वो घंटा घंटा भर वॉशरूम में गुजारता है, यकीना मसला कुछ और है। मैंने हैरत से कहा कि बताओ तो सही, कहना क्या चाहती हो। उस पर से मेरी दोस्त ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी और नाकाबिल यकीन थी। मुझे उस बारे में कुछ भी पहले से मालूम नहीं था। वो कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारा शौहर ना मुर्द है, इसमें किसी तरह की कोई कमी है, जब ही वो तुमसे नजर चला रहा है। मैंने ये लफ्ज नामर्द ही पहली बार सुना था। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि नामर्द वो होते हैं जो अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करने के काबिल नहीं होते, उसी लिए शर्मिंदगी के मारे खुद को बीवी से दूर रखते हैं या फिर उसे नजरअंदाज करते हैं। ये जो तुम्हारा शौहर इतना सीधा सादा सा है और अलग थलग रहता है, उसका तो यही मतलब है कि इसमें कोई कमी है। हो सकता है उसी लिए तुम्हारी सास ने इतने गरीब घराने में रिश्ता जोड़ लिया ताकि उनके बेटे का ये राज दबा रहे। ये सुनकर मैं घबरा गई। फिर मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरी सहेली कुछ सोचकर कहने लगी कि ठीक है, एक तरीका है जिससे तुम अपने शौहर को सही कर सकती हो। अगर थोड़ा बहुत मसला हुआ तो उसे एक टूटके से ही वो सही हो जाएगा। फिर मेरी दोस्त ने मुझे तरीका बता दिया, लेकिन इस तरीके पर अमल करने के लिए मैंने 2-3 दिन इंतजार किया, क्योंकि मेरी सास अमेरिका जाने वाली थी और मैं चाहती थी कि उसके जाने के बाद ही मैं कोई टोटका या तरीका आजमाऊं, क्योंकि वो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहती थी। अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा करती तो उन्हें खबर हो जाती।
उसीलिए जब वो 2 दिन बाद अमेरिका चली गईं तो मैंने अपनी दोस्त के कहने के मुताबिक एक गिलास गर्म गर्म दूध में नरछुआरों को अच्छी तरह पका लिया और फिर अपने शौहर को ज़बरदस्ती रात को वो दूध पिलाया और खुद नाइटी पहनकर तैयार होकर उनके करीब हो गई। मेरे शौहर ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना चेहरा फेरने लगे। मुझे शदीद गुस्सा आया। अब तो घर में मेरी सास भी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने शौहर का चेहरा पकड़ा और अपने सामने करके कहा कि देखें, मुझे और बताएं क्या कमी है, मुझ में क्यों नज़र फेरते हैं मुझसे, क्या मैं अब के काबिल नहीं हूँ। मैं जज्बात में उस कदर सलग रही थी कि अपने शौहर से उस अंदाज में बात कर गई थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने दूध का खाली गिलास साइड टेबल पर रखा और फिर मेरे दोनों बाजों को पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया, इतनी जोर से कि मेरी चीख निकल गई। वो कहने लगे, पता है मैं तुम से क्यों दूर रहता हूँ, क्यों तुम्हारे पास आकर मेरे हाथ कांपते हैं, क्यों मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ। चलो और मैं तुम्हें अच्छी तरह बताता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया और खुद उठकर अपनी अलमारी के पास चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत खौफ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर अब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। और फिर मेरा शौहर अलमारी में से एक 6-7 साल बच्ची का सॉट निकाल कर लाया और मेरे सामने फेंक दिया। वो सॉट जगह जगह से फटा हुआ था, कहीं मिट्टी लगी थी तो कहीं खून। मेरे शौहर ने उसे मेरे सामने रखा और अपने कपकपाते हाथ मेरे सामने करते हुए कहने लगे, ये देखो, इस सोट पर जो खून लगा है ये मेरे उन हाथों की वजह से लगा है। ये कपड़े जो फटे हुए हैं उन्हें मैंने अपने उन्हीं हाथों से फाड़ा था। ये एक 7 साल बच्ची का सॉट है जिसे मैंने पूरी तरह अपने नशे में रौंद दिया था और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक वो उस दुनिया से जा चुकी थी। ये कहकर मेरे शौहर फूट फूट कर रोने लगे। मैं हैरत से अपने शौहर को देख रही थी जिसकी आधी अधूरी बात ही मुझे समझ आई थी। मैं चीख पड़ी और अपने शौहर से कहा कि अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर मेरे शौहर ने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरी चीखें निकल गईं। मेरे शौहर कहने लगे कि हमारे पास शुरू से ही बहुत पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े बहन भाई सब अमेरिका में सेटल हो गए थे और उम्मा भी ज़्यादातर अमेरिका में ही रहती थी। बस मैं अकेला यहाँ था क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त थे और मेरा दिल उन्हीं के साथ लगता था। पैसे की कमी न होने की वजह से हम सारे दोस्त बड़ी हरकतों में मुब्तला हो गए थे, नशा भी करते थे, शराब भी पीते थे। ऐसे ही एक दोपहर सारे दोस्त मेरे घर में इकट्ठे हुए और हमने शराब की महफिल सजा ली। हम सब नशे में चौर थे कि जब ही चौकीदार की 7 साला बेटी खीलती खीलती बंगले में चली आई। वो अपने बहन भाइयों के साथ चहपन छपाई खील रही थी और शायद छपने के खातिर ही बंगले में आ गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि बंगले में हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त में बंगले से बाहर ही गुजारता था। बंगले में नौकर काम करते थे, सफाई और खाना पकाने वगैरह का तो बंगला खुला ही रहता था। उसी लिए वो आसानी से अंदर आ गई और फिर छपने के खातिर जैसे ही वो मेरे कमरे के अंदर आई तो मेरे एक दोस्त ने नशे के आलम में कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। उसकी आंखें फट गईं और फिर जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे चंगल में फंस गई है तो चीखने चलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन हम 4-5 जवान लड़के थे, हमारे आगे उसकी एक न चली। मैं भी नशे में चौर था। मैंने आगे बढ़कर सबसे पहले उसके कपड़े फाड़कर उसके वजूद से अलग किए और फिर सबसे पहले मैंने ही उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद बारी बारी मेरे सारे दोस्तों ने ज्यादती की और वो इसी वक्त मर गई। उसके मरने पर हमें होश आया। मैंने जल्दी से उसके फिटे कपड़े अलमारी में डाल दिए और फिर हमने एक बड़े से शापर में उसे बंद करके अपनी गाड़ी में हमने डाला और दौर एक नाले में फेंक हुए। हमने हर तरह के सराग मिटा दिए थे। चौकीदार और उसकी बीवी अपनी बच्ची को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए थे। वो बड़ी खूबसूरत पठान बच्ची थी। जब इन्हें अपनी बच्ची ना मिली तो वो दोनों दीवाने से होने लगे और फिर कुछ उर्से बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और वो वापस अपने गांव चले गए, क्योंकि अपनी बेटी की मौत का सदमा उन्हें बहुत बुरी तरह लगा था। उनके जाने के बाद मुझे ये सुकून हो गया था कि मेरा गुनाह पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे हर रात ख्वाब में वो बच्ची नजर उन्हें लगी। मुझे दौरे पड़ने लगे। मुझे हर वक्त अपने हाथों पर उसका खून नजर होता, उसकी चीखें याद होती और उसका मुर्दा वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरी हालत दिन बदन बिगड़ती चली गई। फिर मेरी उम्मा अमेरिका से वापस आई। उन्होंने मेरा बहुत इलाज करवाया। मेरी तबीयत कुछ संभल गई, लेकिन मुझे फिर भी उसके खून की बो का एहसास होता। कई दफ़ा मैंने इन कपड़ों को जलाना चाहा, फेंकना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मैं इन कपड़ों के साथ कुछ बरा न कर सका। उम्मा ने जब देखा कि मेरी हालत सुधर ही नहीं रही तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया और फिर तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद शायद मेरी जहनी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया
और तुम्हें छोने लगा तो मुझे वही बच्ची याद आई। वो भी तुम्हारी तरह ही मासूम और खूबसूरत सी थी, जिसे मैंने अपनी होश और नशे में बर्बाद कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, उसीलिए तुम्हें हाथ ही नहीं लगा सका। ये कहकर हारिस फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें देखकर मेरी जान निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो रोते रोते ही मर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने शवहर को संभाला था। मेरे शवहर ने बहुत हिम्मत के साथ अपने गुनाह का एतराफ़ किया था, अपनी गलती को बयान किया था। मैंने अपने शवहर के उनसे पूछे और उन्हें समझाया कि आपको अपने गुनाह का एहसास है, अब अल्लाह के आगे तौबा करेंगे तो अल्लाह आपकी तौबा को कबूल कर लेगा। बेशक आपका गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह भी बहुत रहीम व करीम है, वो आपका गुनाह माफ़ कर देगा। मैंने अपने शवहर को हिम्मत दिलाई थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपने गुनाह की सज़ा भगत रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने शवहर को दीन के रास्ते पर लगाया और अल्लाह के रास्ते पर चलने से उनके दिल को सुकून होने लगा। हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अब भी बेहतर नहीं है। मेरे शवहर मेरे करीब होते हैं तो अब भी बहुत हचकचाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगे। कभी कभी इंसान वक्ती तौर पर लज़्ज़त के खातिर ऐसे गुनाह कर देता है जिसके लिए उसे बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक गुनाह मेरे शवहर से भी हो गया था।